topic is we'll see what is morphology, and secondly we'll see what is fixation, what is prefix and what is postfix, what is prefix and what is suffixes. Further we'll break down this topic and we'll see what is inflectional morpheme and what is bound morpheme and what is free morphemes. So here is another topic. I'm leaving it for the moment because it's a bit tricky and difficult. So we'll be covering it by tomorrow. So the concept of allomorph and like that. So this concept is a little bit tricky. However, that we should skip for the moment. Tomorrow I'll be covering it. So today we are going to cover one is morphology. What is morphology? We'll discuss what is affixations. In further affixation, we'll see a base word, root word. We'll see what is prefix and what is suffix. Further, we'll break down this topic. Once we'll break down, we'll find there is inflectional morpheme. कि इसके अंदर एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होता है और एक इसके अंदर बाउंड मॉर्फीम होता है और एक फ्री मॉर्फीम होता है. हम देखेंगे कि बाउंड मॉर्फीम क्या है, फ्री मॉर्फीम क्या है और खुद इटसेल्फ मॉर्फीम क्या है. ये सारी चीज़ों को हम लर्न करेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आना है. एक मैंने आपके लिए एक और शामिल किया क्वेश्चन जो कि मेरी बुक पे यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे उसने जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनाए हुए हैं. और मैंने ये शकीला को मैंने पेज नंबर भी बताया था, उसमें उसने बताया हुआ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी मैंने एक आप लोगों के लिए तैयार किया है. इसमें है, अगर आपसे वो पूछ लें व्हाट रोल डज द टीचर प्ले इन सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज टीचिंग में टीचर क्या रोल अदा करता है. यानी जब आप L2 लर्न करते हैं, L1 और L1 तो बच्चा खुद ही सीख लेता है जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन L2 लर्निंग जो एक्विजिशन का प्रोसेस है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर. वेदर टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट एंड कीप ऑन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट. इज इट द बेस्ट वे टू लर्न लैंग्वेज. यू बीइंग अ टीचर यू नो दैट वी हैव टू डिवाइस सम प्लान. बीइंग अ टीचर को कौन सा ऐसा डिवाइस करना है प्लान कि वो बेस्ट वे से अपना जो लेक्चर है या जो वो टीच करना चाहता है वो टीच करे. वेदर ही इज गोइंग टू क्रिएट स्टूडेंट सेंटर एनवायरनमेंट, टीचर सेंटर एनवायरनमेंट, रिफ्लेक्शन लेगा, रिकैप्चुलेशन कैसे करेगा, टॉपिक और नोट्स कैसे करेगा. सो व्हाट इज द मेथड ही इज गोइंग टू अडॉप्ट इन अ क्लास इन अ वे टू टीच हिम सेकंड लैंग्वेज. आपको पता है कि लैंग्वेज जो है वो करने से आती है. वी शुड नॉट स्टडी अबाउट द लैंग्वेज, वी स्टडी लैंग्वेज. लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ते रहना बल्कि उनको प्रैक्टिस भी करवाना है. तो फॉर दैट यू नीड टू डिवाइड देम इन ग्रुप्स, यू नीड टू डिवाइड देम इन काइंड पेयर्स. यू हैव टू मेक देम परफॉर्म लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ यू. आपने वहाँ पे एज ए वर्क करना है, एज ए फैसिलिटेटर आपने एज अ कोच वर्क करना है, आपने उनको डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देनी है. बट यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक ऑल द मोमेंट इन द क्लास, क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग जो है वो एक अनदर प्रोसेस है और वो करने से आता है. आपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना है कि उससे वो फैसिलिटेट करे, एज अ फैसिलिटेटर वर्क करे, एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइड, एज अ कोच खड़ा हो जाए, गाइड करे, उनको डिवाइड कर दे और उसके बाद क्या करे, उनसे रिफ्लेक्शन ले, उनको टास्क दे दे, एक्टिविटी बेस वर्क दे दे, वो वर्क करें. उसके बाद 1 बाई 1, अगर आपने 6 का ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपने 4 का ग्रुप बनाया हुआ है, तो उन्हें कहें कि वो हम फ्रंट पे आके वो परफॉर्म करें उस चीज़ को. यू कैन टीच देम इधर मैक्रो टीचिंग और लाइक मैक्रो टीचिंग. मैक्रो और माइक्रो टीचिंग के से डिवाइड कर लें वर्क को. माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि 40 मिनट का जो 45 मिनट का आपका लेक्चर है, आप उसको 6 मिनट 5 मिनट में डिवाइड कर, उन्हें कहें कि यहाँ पे डिवाइड करो, ऐसा बनाएं. वो माइक्रो टीचिंग होती है. उनसे माइक्रो टीचिंग करवाएं, उनको यानी इस तरह गाइड करें कि वो खुद परफॉर्म करे लैंग्वेज. और इसमें हम देखेंगे फिर मज़ीद ये क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग. क्या फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज जो लर्निंग है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग.
Yesterday I told you people about language learning and language acquisition. So who is going to tell me what is the difference between language acquisition and language learning? कल मैंने जाते हुए थोड़ा सा आपको बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज टीचिंग में क्या फ़र्क होता है. हु इज़ गोइंग टू टेल मी? Nobody knows. If someone Sorry, क्या क्वेश्चन है? I'm asking what is difference between language acquisition, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट और नोट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फ़र्क है? हु इज़ गोइंग टू टेल मी? Okay, nobody knows that. Nobody. Shakila, what is the difference between language learning and language acquisitions? Maida, you tell me what is the difference between language learning and language acquisition. Then we start our today's lecture. I think no one knows that. I have to tell you. हाँ जी. लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है, लिख लें, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है जब लैंग्वेज इनफॉर्मल वे से नेचुरल लर्निंग एक्वायर से निकला हुआ है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ACQUIRE. एक्वायर का मतलब होता है, एक्वायर का मतलब है हासिल करना. तो ये लैंग्वेज की एक टर्म है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वायर करना या एक्विजिशन करना, ये दोनों टू डिफरेंट मेथड है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, डज चाइल्ड लर्न लैंग्वेज और एक्वायर लैंग्वेज? Child acquires language because he does not attend any school. He learns from surrounding environment, community, parents and culture. लिख लें, जो लैंग्वेज इनफॉर्मल वे से नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर लर्न की जाती है, उसे एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. जैसे एक बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है. आप बताएं कि यहाँ से मैं अमेरिका चला जाऊँ, मुझे पंजाबी आती है, मैं अमेरिका चला जाऊँ, 5 साल के बाद वापस आऊँ, तो जो लैंग्वेज मैंने सीखी है वो मेरी लैंग्वेज एक्विजिशन है या लर्निंग है? शकीला, वो मेरी लैंग्वेज वो मेरी एक्विजिशन ऑफ है. आई हैव acquired language through environment. I did not attend any formal school, rather than I just moving with the friends, and while hanging out with the friends I learned that language. This process of learning language is known as acquisition of language. On the other hand, whenever we are getting admission in a school, going to the class, and over there teacher standing in front of the class, and he started teaching me rules of grammars and spoken language and some rule regulation I learned systematically in a class. This will be learning of language. But at the same time, अब जो लिंग्विस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज, चूंकि लैंग्वेज का मकसद कम्युनिकेशन होता है, तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते रहते हैं लेकिन लैंग्वेज तो कहीं करवा नहीं रहे. तो उन्होंने कहा क्यों ना बच्चे को लैंग्वेज वही प्रोसेस से सिखाई जाए जिससे बच्चा लैंग्वेज सीखता है. मिसाल के तौर पर, व्हेन चाइल्ड ही बोर्न, व्हाट फर्स्ट प्रोसेस, वो क्या होता है? साइलेंट ऑब्जर्वर होता है. क्या होता है? साइलेंट ऑब्जर्वर वो वर्क करता रहता है. वो आपको ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग को, भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. वो जो वर्ड आप उसके सामने, वो उसको मेमोराइज करता रहता है. उसका जो अनकॉन्शियस मेमोरी है वो उसके साथ होती है वो, और वो उसको क्या करता है, वो अपनी मेमोरी में उन चीज़ों को लेता रहता है. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक ख़ास वक्त आता है, वो सारी चीज़ें जो है उसके माइंड में स्टॉक, उसके वो लिक्सिकल वर्ड्स जो हैं उस लैंग्वेज के उसके स्टॉक में आ जाते हैं. वो फिर उनको बोलना शुरू कर देता है. तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना, व्हाई डोंट वी टीच लैंग्वेज नेचुरल ऑर्डर, लाइक द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड लिसन टू द पेरेंट्स एंड सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट ही ट्राई टू अटर समथिंग. हम क्या करते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, हमने कहाँ से रीडिंग राइटिंग से शुरू किया हुआ है और लिसनिंग स्पीकिंग नहीं करवाते. तो उन्होंने ये मेथड जब अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस और स्कूल में 16 साल एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बट
he learns about the language but he does not learn language. He is unable to utter something if he is asked to stand in front of class and utter some words, or he is asked to make a speech, short speech. He is unable to utter 5 or 6 correct sentences. Why he is unable to utter 5-6 sentences? Because he is not taught about language. He is only taught about the language. Grammatical GTM method से हमने उसे ये तो सिखा दिया, लेकिन he is unable to speak. तो ये फिर एक तो चीज़ ये है कि साइलेंट ऑब्जर्वर जो है बच्चा लिसनिंग करता है। पहले जो नेचुरल ऑर्डर है वो क्या है? लिसनिंग का। तो पहले लिसनिंग करता है और उसके बाद स्पीकिंग करता है, और रीडिंग राइटिंग जो है वो बाद में आती है। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी लैंग्वेज एक ऐसे माहौल में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से सीखी जाती है, वो उसकी एक्विजिशन होती है। बट व्हेन एवर यू गो इन अ स्कूल, गेट एडमिशन, गो टू क्लास फॉर्मली डेली बेसिस एंड लर्न लैंग्वेज, दिस विल बी लर्निंग। ये तो अब क्लियर हो गया। अगर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज आ जाए या लर्निंग लैंग्वेज आ जाए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे मज़ीद आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा एक। अच्छा, आज का ज़रा टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इसकी समझ आई? कम टू द पॉइंट। इन चीज़ों को नोट करें। मेरे पास 2 वर्ड है। पहली बात यह है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड। Whenever we are dealing with the sentences, when we are dealing with the phrase and sentences, it will be known as syntax. We are working in the syntax. Before that, we've been dealing with syntax, but now we have to deal with word only. So whenever we study construction of the word, formation of the word, how word is formed, how is manipulated, how it is constructed, this study is known as morphology. नोट कर लें बात को। इससे पहले हमने डील किया सिंटैक्स को। सिंटैक्स में हमने नॉन फ्रेज, वो फ्रेज, चूंकि वो सेंटेंस लेवल की स्टडी थी, क्लॉज लेवल की स्टडी थी, सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, बट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद वर्ड ओनली। आवर स्टडी मेन सेंटर ऑफ आवर अटेंशन इज वर्ड. We are going to deal with word. We are not going to deal with sentences. So whenever we will be moving towards sentences, it will be known as syntax. Over here we are going to deal with word only. हम सिर्फ वर्ड के साथ वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन कौन सा हम कर सकते हैं, क्या क्या हम उस पर अवामल करते हैं, और अल्टीमेटली वो उसके अंदर से मज़ीद चीज़ें निकलती हैं, बाउंड मार्फिम, और उसके अंदर क्या होता है, फ्री मार्फिम. फ्री मार्फिम क्या है, बाउंड मार्फिम क्या है, अफिक्सेशन क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न दिस. They can either ask you define morphology and what is difference between bound morpheme and free morpheme. Write a detailed note on inflectional morpheme and derivational morpheme. Students are totally baffled and confused how to deal with derivation and inflectional morpheme because they are not taught about. So you'll be telling I'll be telling you each and everything related to free morpheme, bound morpheme, root words, affixation. क्या होता है ये मॉर्फी है क्या? जैसे मॉर्फोलॉजी आपने बताया ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड है, हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. ये क्या मॉर्फी क्या है? मॉर्फीम, पहले तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए. मॉर्फीम, मॉर्फीम जो है, हाँ यस, जैसे मिनिमल, फा, ब, छ, हम दो ये वर्ड्स हैं जो साउंड मिलके एक वर्ड जो है, एक पूरी एक साउंड जो बनाता है. जैसे काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कीजिए. जैसे एक साउंड होता है जो मिनिमल यूनिट होता है स्पीच का, उसे हम क्या कहते हैं, फनीम कहते हैं. नोट करें, एक मिनिमल जो यूनिट होता है स्पीच साउंड का, उसे हम क्या कहते हैं,
लिख लें, उसे हम फोनीम कहते हैं। वो तो है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में आएगा, यानी हम जब डील करेंगे फोनेटिक फोनोलॉजी को फिर हम उसको देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट हमारी बात हो रही है मार्फोलॉजी की, इसके अंदर होता है मार्फीम। क्या होता है? मार्फीम। और मार्फीम जो होता है ये भी एक कंट्रास्टिव डिस्टिंग्विश, एक मिनिमल यूनिट होता है किसका? वर्ड का। मार्फीम इज एक मिनिमल यूनिट है और किसका? एक वर्ड का। वर्ड का, किसी लैंग्वेज का, या जो जब हम लिखते हैं, लिखने के लिए एक मिनिमल जो यूनिट है उसको हम मार्फीम कहते हैं। ये किस में यूज़ होता है? राइटिंग के लिए, वर्ड्स फॉर्म करने के लिए। और ये वर्ड जो है ये इटसेल्फ भी हो सकता है। ये अगर एक लफ्ज़ जो है, एक पूरा एक वर्ड जो है हमारा, वो क्या हो सकता है? वो फ्री मार्फीम भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी इसके अंदर। अब ये जो फिश है, फिश एक फ्री मार्फीम है, पूरा है ना, एक पूरा वर्ड है। अब ये जो है इसके अंदर कितने मार्फीम हैं? एक है अन, एक है लाइक और एक है ली। और कहते हैं कि अगर आप मार्फीम को ब्रेक कर दें, उसको ब्रेक डाउन कर दें, तो वो अपने मीनिंग खो देता है। मिसाल के तौर पर अब ये लाइक जो है एक पूरा मार्फीम है, लाइक। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, लेट्स ब्रेक डाउन इट। कहते हैं मिनिमल एक यूनिट है, कॉन्ट्रास्टिव एक मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज का। और इसके साथ एक चीज़ है कि जब इसे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अपने मीनिंग खो देगा। अब ज़रा इसको ब्रेक डाउन कर दें, हम एल आई कर देता हूँ, के ई कर देता हूँ, तो मुझे बताएं इसका मीनिंग रहा कोई? अब देयर इज़ नो मीनिंग, इसका अब कोई मीनिंग नहीं है, ये बेबुनियाद है एट द मोमेंट। अब इसका कोई मीनिंग नहीं इससे आ रहा। लाइक ही, सो व्हाट इज़ वर्ड? नो वर्ड। अब इसके अंदर कितने मार्फीम है? एक अन है और एक लाइक है। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा मार्फीम है जो खुद स्टैंड कर सकता है। अब ज़रा ऐसा करें कि ये लाइक जो है, लाइक एक खुद स्टैंड कर सकता है। कैसे स्टैंड कर सकता है? कि आप लाइक बोलें तो आप किसी को पता चल जाएगा कि इसका ये मतलब है और ये इटसेल्फ खुद एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन ये जो अन है ये है बाउंड मार्फीम, इसको लिख लें, ये है बाउंड मार्फीम। बाउंड का मतलब ये बेचारा डिपेंड करता है कि लाइक उसके साथ आए तो ये अपना कोई मीनिंग दे। अनलाइकली अगर मैं अन उसके साथ इस्तेमाल करूंगा लाइक के साथ, तो फिर ये कोई मीनिंग देगा नहीं। तो ये अन जो है ये बेकार है इटसेल्फ, ये खुद स्टैंड नहीं कर सकता। इसे हम क्या कहेंगे? बाउंड मार्फीम। लिख लें, इसको हम कहेंगे बाउंड मार्फीम। आपकी जो बुक है, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस पर इतनी ज़बरदस्त मिसालें दी गई हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि क्या है मार्फीम। लेटर मैं उधर ही जाऊंगा, ये इतने पॉइंट नोट कर लें जितना मैं आपको जैसे चला रहा हूँ। लाइकली, अब लाइकली एल वाई जो है, जिसको हम ये कह सकते हैं सफिक्स है, जो किसी वर्ड के रूट के एंड पे लगाया जाता है। एक होता है रूट वर्ड, रूट होता है जो मेन होता है। जैसे आप इसके अंदर रूट क्या है शकीला, इसके अंदर रूट क्या है? अब अनलाइकली के अंदर रूट वर्ड कौन सा है? लाइक। लाइक जो है इसका रूट वर्ड है। अगर मैं इसके ऐसा करूं कि इसके साथ एल वाई लगा दूं यहाँ पे, ये बेचारा जो एल वाई है ये भी बाउंड मार्फीम है। और ये अन जो है ये अभी आपने बताया कि लाइक मार्फीम है। हाँ, मार्फीम है इटसेल्फ ये मीनिंग रखता है। Yes. और अन जो है वो इसके बगैर मीनिंग नहीं रखता, तो वो बाउंड मार्फीम होगा। हाँ जी। तो अब लाइक रूट हो गया क्या? लाइक रूट वर्ड है, यानी जो आप खुद स्टैंड कर सकता है वो रूट है। इतना ज़हन में, जो खुद स्टैंड कर सकता है, जो वर्ड खुद स्टैंड कर सकता है उसे हम रूट कहते हैं, बेस वर्ड कहते हैं। अब लाइक जो है ये स्टैंड कर सकता है, इसे हम रूट कह रहे हैं। मैं इसको जस्ट फाइंड करके आपको बता रहा हूँ कि कौन सा रूट है, कौन सा बाउंड मार्फीम। अब ये अन जो है ये भी बाउंड मार्फीम है, एल वाई जो दोनों बाउंड मार्फीम। और ये इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, जो शुरू में आएगा रूट के, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, FIX, ठीक है, प्रीफिक्सेस। जो यानी लाइक जो रूट के बाद में आ रहा है एल वाई, इसे हम क्या कहेंगे? अफिक्स। इसको हम करेंगे सफिक्सेस, SU सफिक्सेस।
यानी जो बाद में आता है उसे हम सफिक्स कहते हैं, जो शुरू में आता है उसे प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, पहले। और इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट या बाद में। सफिक्स का मतलब होता है बाद में आना, बाद। लो, अब प्रीफिक्स, अन हमारा प्रीफिक्स है और एल वाई हमारा क्या है, सफिक्स है। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसके अंदर इनफिक्स और पोस्ट फिक्स और इस तरह की कुछ और भी टर्म्स होती है, सरकमफिक्स, और बहुत सारी हैं। वो जर्मन और उस तरह की दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनमें इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं, वो हमसे रिलेटेड नहीं। अभी मैंने जो जितनी बात बताई है